दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्या दिल्ली में कई पाबंदियों का ऐलान होने वाला है, इसे लेकर कुछ दिनों से अटकलें तेज हैं। हालांकि केजरीवाल ये कह चुके हैं कि लॉकडाउन की नौबत अभी नहीं आई है, तो दिल्ली में नए पाबंदियों की किश्त लागू हो सकती है। और आइए एक बार दिल्ली के कोविड आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। नए मामले शुरुआत करते हैं 5 जनवरी से, जब 10,665 मामले थे। 6 जनवरी को बढ़कर 15,097 हो गए। 7 जनवरी को 17,335, 20,121 का आंकड़ा इसने 8 जनवरी को छुआ। 9 जनवरी 22,751, वहीं 10 जनवरी को 19,166 दिल्ली में कोरोना के मामले, यानी कि लगातार ये ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। नए मामले 19,166, कुल मौत दिल्ली में 17 है, जबकि संक्रमण दर यहां पर अब 25% हो चुकी है। हर चौथा व्यक्ति अब दिल्ली में संक्रमित हो चुका है। 5 मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा ये संक्रमण दर बताई जा रही है। 15 मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव मामले सामने आ रहे हैं, यानी कि लगातार ये आंकड़े डरा रहे हैं। और इसी की वजह से आज दिल्ली के सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और देश में जिस हिसाब से कोरोना संक्रमण की तादाद बढ़ रही है, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये कितना खतरनाक है। जान का खतरा कम है, मगर फिर भी तीसरी लहर की स्पीड ने देश को दहशत में डाल दिया है। खतरा 2 हफ्ते से ज्यादा का बताया जा रहा है। ये समय पहले से ज्यादा सतर्क रहने का है। ये समय पहले से ज्यादा एहतियात बरतने का है। ये समय खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित रखने का है। जी हां, समय ही ऐसा है। कोरोना की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ रही है। ये तीसरी लहर पहले से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रही है, इसलिए सावधान हो जाइए। अगले 2 हफ्ते अगर आपने सावधानी बरती तो मान के चलिए कि कोरोना के प्रहार से जरूर बच जाएंगे, क्योंकि आने वाले 10 दिन कोरोना का विस्फोट होगा। मुंबई में हमारा अंदाज है 15-16 जनवरी में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे और उसके बाद बड़ी तेजी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही आकलन है हमारा। जानकारों का यही मानना है, और ये मानना इसलिए है क्योंकि कोविड के आंकड़े डरा रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति तो महाराष्ट्र और दिल्ली की है। एक नजर राजधानी दिल्ली के नए आंकड़ों पर डाल लीजिए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,166 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में सिर्फ 24 घंटे में कोरोना से 17 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में टेस्ट कराने वाला और चौथा शख्स संक्रमित। यही हाल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में कोविड तेजी से विस्तार ले रहा है। बात अगर यहां के आंकड़ों की करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड के 33,470 संक्रमित मिले हैं। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र पर कोविड का खतरा ज्यादा है, मगर मुंबई की स्थिति ज्यादा नाजुक हो रही है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,648 संक्रमित मिले हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों ने दम तोड़ा। आंकड़ों को बताने का अर्थ आपको डराना नहीं है, बस सजग करना है, क्योंकि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। हालांकि जानकार कहते हैं कि तीसरी लहर पहले की अपेक्षा मारक नहीं है। इस बार जो स्थिति देखी गई है कि अधिकतर लोग जो संक्रमित हो रहे हैं उनको बहुत ही हल्का किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है। जो अभी तक भारत में डेटा हमें मिला है उनके अनुसार जितने लोग संक्रमित होके रिपोर्ट होते हैं उसमें 4-5% से अधिक लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि उसी प्रकार का ट्रेंड उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है तो हॉस्पिटल बेड्स की संख्या जो उत्तर प्रदेश में शायद 15-20 हज़ार अधिकतम
की आवश्यकता पड़ेगी। भले ही तीसरी लहर का खतरा पहले ही दोनों लहरों की अपेक्षा कम मारक हो, मगर संक्रमण तो संक्रमण है और कोरोना तो वैसे भी हर किसी के शरीर में अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए जानकार कहते हैं कि इस बात से लापरवाह मत होइए कि तीसरी लहर से खतरा कम है, क्योंकि जिन्हें पहले से कोई बीमारी है उनके लिए तो खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है और मुहाने पर खड़ा है। जो प्राइमरी जो डिजीज है, जैसे हमने पिछली बार देखा डेल्टा में सेकेंड वेव में कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और जो बहुत ज़्यादा जो मरीज थे उनको वायरल निमोनिया हो रहा था और जिनको आईसीयू या वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। इस बार वो स्थिति नहीं है, थोड़ी हल्के बीमारी के साथ ही ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं, पर वो जो ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी और क्रोनिक डिजीज वाले, उन लोगों में निश्चित रूप से खतरा बना हुआ है और हमें ज़्यादा अलर्ट रहना है, ज़्यादा हमें तैयारी पहले के मुकाबले ज़्यादा तैयारी हमें करनी चाहिए और ऑलरेडी वी हैव द इनफ रिसोर्सेज। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें, सब जरूरी एहतियात उठा रही हैं। कई जगहों पर वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। इसलिए अब बहुत जरूरी है कि लोग जिम्मेदारी समझें और कोरोना को हल्के में लेने की भूल ना करें, क्योंकि ये भूल बहुत महंगी साबित हो सकती है। कोरोना के नियमों को मानते रहें, क्योंकि यही आपको कोविड से बचाएगा। आज तक ब्यूरो। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल ने साफ किया था कि लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी, लेकिन आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थिति ये दर्शा रही है कि बार बार सरकार स्थिति को रिव्यू कर रही है और उसके मद्देनजर ही गाइडलाइंस में बदलाव किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसलिए कल एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की। हालांकि उसमें ये भी एजेंडा में था कि क्या पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगाया जाए, नहीं लगाया जाए। अभी सरकार ने यह फैसला लिया है कि पूरी तरह से लॉकडाउन दिल्ली में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो स्थिति की समीक्षा की गई है उसमें कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निकल करके सामने आई। मसलन पॉजिटिविटी रेट 25% पहुंच गया है, हॉस्पिटलाइजेशन दर 11% तक पहुंच गया है और जो मौत का आंकड़ा है, कल भी 17 मौतें हुई थी, परसों भी 17 मौतें हुई थी, यानी 2 दिनों से लगातार मौत भी ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में स्थिति जो है वो बेहतर नहीं हो रही है, बल्कि अभी फिलहाल खराब हो रही है। और जो वहां पर जो कई विशेषज्ञ थे, जिसमें रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर थे, डॉक्टर वीके पॉल थे जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, वो तमाम जो विशेषज्ञ थे और भी बाकी लोग थे, उनका यही कहना था कि अभी पीक भी दिल्ली में नहीं आया है, तो अभी पीक आने में भी वक्त लगेगा। हो सकता है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में किसी समय तक पीक दिल्ली में पहुंचे। तो ये तमाम चीजों को देख करके जो डेवलपिंग सिचुएशन है, जो स्थिति बदल रही है, उसके हिसाब से सरकार फैसले लेगी। फिलहाल रोक लगा करके इस पर लगाम लगाने की तैयारी है, लेकिन वो कितना कारगर साबित होता है, अगर कारगर साबित हुआ तो ठीक, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में और भी मुश्किल फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल मुश्किल फैसले, क्योंकि अब हर चौथा व्यक्ति दिल्ली में संक्रमित हो चुका है। संक्रमण दर 25% तक पहुंच चुकी है। आपको दिखा देते हैं अलग अलग राज्यों की स्थिति। शुरुआत दिल्ली के साथ ही करते हैं। 19,166 नए मामले, उत्तराखंड 1292, उत्तर प्रदेश 8,334, बिहार 4,737, पश्चिम बंगाल 19,286 मामले, कर्नाटक 11,698, तमिलनाडु 13,990। वहीं केरल की स्थिति भी इस वक्त ठीक नहीं है। 6,238 मामले, गुजरात 6,097, राजस्थान 6,095। ये तमाम वो राज्य जहां पर कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब आपको दिखा देते हैं कि कैसे लगातार महानगरों में इजाफा हो रहा है। जो बड़े शहर है उनकी बात कर लेते हैं। दिल्ली 19,166, मुंबई 13,648, अहमदाबाद 1893, जयपुर 2749, सूरत 1778, वहीं बेंगलुरु 9,221, चेन्नई की बात कर लें यहां पर 6,190 नए मामले। तो ये दरअसल दर्शा रहा है कि जो बड़े शहर हैं वहां पर स्थिति खराब होती जा रही है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में शुरुआत करते हैं 5 जनवरी से, जब 26,538 मामले थे। 6 जनवरी को ये बढ़कर 36,265 हो गए।
गए, 7 जनवरी को 40,925। फिर ये कर्व थोड़ा थोड़ा फ्लैट होता हुआ दिखाई दिया 8 जनवरी को 41,434। उसके बाद एक बार फिर से बढ़ता हुआ यह आंकड़ा 44,388। लेकिन 10 जनवरी को थोड़ी राहत की खबर, 33,470 मामले आए, यानी कि कर्व में थोड़ा सा डिक्लाइन देखा गया। वहीं मुंबई की अकेले बात कर ले तो 5 जनवरी को 15,166, 6 जनवरी को 20,181, 7 जनवरी को 20,971, 8 जनवरी 20,318, 9 जनवरी 19,474, वहीं 10 जनवरी को आंकड़ा घटकर 13,648 पर पहुंच गया। सौरभ अख्तानिया मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, देखिए कर्व में डिक्लाइन 10 जनवरी को तो देखा गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड के मामले घट रहे हैं। घट इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि लोग अब ज्यादातर घरों में ही टेस्टिंग कर ले रहे हैं, अस्पताल तक जा ही नहीं रहे हैं, इसलिए मामले रजिस्टर भी नहीं हो रहे। बिल्कुल नेहा, यही रीजन है। आपको मैं बता दूं कि देखिए पिछले 5 दिनों से, कल की बात अगर जो छोड़कर 20,000 से ज्यादा मामले आ रहे थे, और आपको बता दूं मुंबई में 70,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही थी। लेकिन अगर कल की बात करें तो 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि टेस्टिंग 55,000 के करीब हुई है। महाराष्ट्र की अगर जो बात करें तो 2 लाख से ज्यादा जो टेस्टिंग हो रही थी वो घटकर 1,60,000 के करीब टेस्टिंग हुई है। यानी कि आप सीधे देखिए, वो वीकेंड हम जिसे कहते हैं सैटरडे या संडे को टेस्टिंग बहुत ही ज्यादा कम हुई है। इसके चलते ये मामले भी घटकर नीचे आ गए हैं, जबकि 5 लोगों की कोरोना के चलते मौतें हुई है मुंबई में। अब कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर का क्या कहना है, ना सिर्फ जो टेस्टिंग है वो कम हुई है, लेकिन आजकल घर घर में जो आरटीपीसीआर टेस्ट की जो किट्स अवेलेबल होती है, वो मामले जो एक्चुअल मामले में वो उसको टैली नहीं किया जा सकता। इसलिए जब वो घरों में ही पॉजिटिव आते हैं तो वो अपने फैमिली डॉक्टर्स को कंसल्ट करके वो ठीक हो जाते हैं। बहुत सीरियस होता है तो वो कोविड रिपोर्ट अपने जो बीएमसी अस्पताल है, जो प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर जाके दिखाते हैं। तो साफ तौर पे घर में टेस्टिंग और जो टेस्टिंग की जो कमी आई है वीकेंड्स में, ये रीजन है मामले कम आने का। लौटूंगी मैं आपके पास सौरभ, क्योंकि आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। लोग घरों में ही टेस्टिंग कर ले रहे हैं और यही वजह है कि आंकड़े रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे हैं। नए मामलों की बात कर लेते हैं। यूपी में 8,334, धीरे धीरे कोरोना पैर पसार रहा है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 4 मौतें हुई। एक्टिव मामले 33,946। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, देखिए धीरे धीरे अब ये संक्रमण दर बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, और ये बेहद अहम चुनाव के लिहाज से भी, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 फरवरी से वहां पर शुरू हो जाएगा चुनाव। ऐसे में वहां की सरकारों को इस वक्त काफी ज्यादा होशियार रहना है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जो नेशनल एवरेज है वो 1.64 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये नेशनल एवरेज से बढ़ गया है, 2.64 के एवरेज से बढ़ रहा है। यानी एक संक्रमित व्यक्ति कम से कम 2.5 से 3 लोगों के बीच में इन्फेक्शन फैला रहा है, 2 से अधिक लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है। जो रेट ऑफ स्प्रेड है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चुनाव सिर पर है। जो पार्टीज हैं वो, हालांकि चुनाव आयोग ने 15 तारीख तक के लिए रोक लगा दी है। 15 तारीख के बाद ये तय करेगा चुनाव आयोग कि उत्तर प्रदेश में रैलियां होंगी या नहीं, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन चालू हो गया है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जो चुनाव कैंपेन चलाए जा रहे हैं, जो डोर टू डोर कैंपेन है, वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसको किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसका पालन कराते हुए वो डोर टू डोर कैंपेन होते हैं। क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का डर यह भी है कि अगर नेता एक मोहल्ले से, एक इन्फेक्टेड मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा रहा है तो वो नेता जो जनसंपर्क कर रहे हैं वो तो इन्फेक्टेड होंगे, लेकिन वो जो इन्फेक्शन फैलने का जो रेट है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर एक इन्फेक्टेड एरिया से, जो रेड जोन एरिया है, वहां से अगर जाकर के आसपास से घूम करके और दूसरी जगह पर जा रहा है जहां पे लोग इन्फेक्टेड नहीं है, तो जाहिर है कि वहां के लोगों के लिए इन्फेक्शन फैलने का ज्यादा खतरा हो जाएगा। ऐसे में अभी चुनाव आयोग मॉनिटर कर रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव सन्निकट है, 10 फरवरी को पहली पोलिंग होगी, लेकिन जिस तरीके से कोविड को देखते हुए चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश समेत जो डिजिटल रैली लगाने को कहा है कि डिजिटली आप लौटेंगे आपके पास। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन कोरोना टेस्ट की बदल गई है गाइडलाइन। संक्रमित के संपर्क में आने पर जांच की जरूरत नहीं है, यानी कि मान लिया जाएगा कि आप संक्रमित हो चुके हैं। अत्यधिक जोखिम की श्रेणी में होने पर ही जांच जरूरी है, यानी कि ज्यादा सिम्टम्स आपको दिखाई दें तभी आप जांच कराइए। अत्यधिक जोखिम का मतलब ज्यादा उम्र, गंभीर बीमारी वाले लोग
लोग यानी कि जिनमें कोमॉर्बिडिटी की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो कोरोना से बचने में वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे देश में बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार का भी जोर वैक्सीन पर है, मगर चिंता की बात यह है कि देश में बड़ी आबादी ऐसी है जिसे अब तक एक डोज या फिर दूसरी डोज नहीं लगी है। ऐसे लोगों को ज्यादा खतरा है। कोरोना की नई लहर जब विकराल रूप लेती जा रही है, दिल्ली मुंबई समेत तमाम शहरों में लोगों को अपना शिकार बना रही है, तो ऐसे खतरे भरे हालात के बीच कोरोना वैक्सीन को लोगों के लिए सुरक्षा कवच माना जा रहा है। बढ़ते संकट के बीच कोरोना वैक्सीन की अहमियत क्यों बढ़ गई है, इसे समझने के लिए पहले आंकड़ों के आधार पर कोरोना महामारी का अध्ययन करने वाले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल का ये बयान सुनिए। उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनको वैक्सीनेशन करने की, क्योंकि इस बार बड़ा स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो भी लोग की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, लगभग सभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम स्वयं अपना ध्यान अच्छे से रखें, वैक्सीन अवश्य लगवाएं। साफ है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है, अगर वो महामारी की नई लहर की चपेट में आ भी रहे हैं तो उनमें से ज्यादातर को अस्पताल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यही वजह है कि रविवार को कोरोना के हालात पर हुई समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा जोर वैक्सीनेशन पर ही दिया है। बैठक में पीएम मोदी ने निर्देश दिया कि देश में मिशन मोड में वैक्सीनेशन किया जाए। इसके साथ ही पीएम ने बच्चों के वैक्सीन ड्राइव को तेज करने को भी कहा। पीएम मोदी के इस निर्देश के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों की जीवन पर खतरा कम से कम हो, क्योंकि जानकार ये मानते हैं कि करीब 2 साल बीत जाने के बाद भी कोरोना का अब तक कोई रामबाण इलाज सामने नहीं आया है, लेकिन वैक्सीन लोगों के लिए सुरक्षा कवच बन सकती है। एक बात तो हमको मान के चलना है कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो डेल्टा था, चाहे वो उससे पहले वेरिएंट था और या अब ओमिक्रॉन है, हर एक में प्रिकॉशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम कहते हैं। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, अपना मास्क लगा के रखें एंड वैक्सीनेशन की जिस तरह से चल रही है वैक्सीनेट करें। बचाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी भी अगर कोई कहीं रामबाण है किसी बीमारी के लिए तो अभी तक आया नहीं है। कुछ दवाइयां हैं जिसको हम कर रहे हैं जो प्रयोग के हिसाब से हैं, इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल रही है, लेकिन अगर ये कहीं पूरा 100% ठीक करेगा तो ऐसा है नहीं। इसलिए प्रिवेंशन ही है जो हमको बचा पाएगी। आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 152 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और देश में 63% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़े भी यही बताते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाने वालों में वैक्सीन लगवा चुके लोगों के मुकाबले संक्रमण का खतरा 10 गुना ज्यादा है, जबकि मौत का खतरा 20 गुना ज्यादा है। उधर कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र वैक्सीनेशन के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करने पर जोर दे रहा है, ताकि अगर आने वाले दिनों में संकट बढ़ता है तो लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। जिस तेजी से देश में कोरोना के केस बढ़े हैं, उसमें आने वाले कुछ दिनों में भी और उछाल की उम्मीद है। साउथ अफ्रीका का जो हमने प्रारंभ में आकलन किया था, जब भारत का डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं था, तो हम ये मान के चले थे कि जिस प्रकार साउथ अफ्रीका में हुआ वैसे ही भारत में होगा और उसके अनुसार कुछ प्रोजेक्शन किए थे। लेकिन इंडिया के ट्रेंड देख के बड़ा स्पष्ट है कि साउथ अफ्रीका जैसा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। साउथ अफ्रीका से कहीं अधिक ये इन्फेक्शन फैल रहा है और उसका कारण एक ही दिखता है कि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन जो है वो लोगों की इम्यूनिटी जो पुरानी थी, चाहे वैक्सीन वाली हो या इन्फेक्शन वाली हो, उसको बाईपास कर रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी की समीक्षा बैठक के बाद
केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि अस्पतालों में बेड बेहतर किए जाएं। इसके साथ ही मरीजों से इलाज का ज्यादा खर्चा न वसूला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कोरोना संकट पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बातचीत के दौरान भी उन राज्यों में वैक्सीनेशन तेज करने पर चर्चा हो सकती है जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, ताकि वैक्सीनेशन की गति बढ़ाकर लोगों पर कोरोना का खतरा कम किया जा सके। दिल्ली से अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब सियासत की करेंगे। यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। वादों और दावों का लगातार दौर जारी है। यूपी चुनाव को लेकर पंचायत आज तक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 325 से ज्यादा सीटों को हासिल करने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर 400 सीट की बात कही है। प्रियंका गांधी ने आज तक से खास बातचीत में फिलहाल अपने संगठन की मजबूती की ही बात कही। हर मुद्दे पर आज तक ने एक साथ इन तीनों दलों के तीनों बड़े नेताओं से सवाल किए। ये दोहरा चरित्र इन लोगों का था। एक तरफ आज कहते हैं साहब हम भी राम के भक्त हैं, और दूसरी तरफ 2005 में जब सरकार थी कांग्रेस की, यूपीए सरकार की, गठबंधन की सरकार थी, सपा बसपा दोनों इनको बिन मांगे समर्थन कर रहे थे। तब ये कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करते थे, कहते थे कि साहब राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, ये मिथक हैं। कुछ भी संकोच नहीं हुआ। एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाते थे और दूसरी तरफ आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस भी लेते थे। ये सपा बसपा इन सबका तो यही कैरेक्टर है। अगर कार सेवकों पे गोली चलाई थी तो नेताजी पे एफआईआर होनी चाहिए थी। एफआईआर किनके ऊपर हुई? जिन्होंने मस्जिद गिराई उन पे एफआईआर हुई है। नेताजी और संविधान बचाने के लिए काम हुआ था। एफआईआर किस पे हुई? मुझे आप ये जवाब दीजिए। जब इतना एफआईआर उन्हीं पे हुई है तो क्यों हुई? आप मुझे बताइए क्यों हुई एफआईआर उनके ऊपर? आपको मालूम है कि आप चुनाव लड़ेंगी, जीत जाएंगी। 5 साल बाद आपको मालूम है कि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर आपको वोट मिलना ही मिलना है। ठीक है, मान लो आपको एक मोहल्ले से वोट मिल रहा है और आपको मालूम कि इस मोहल्ले में मुझे इस आधार पे वोट मिलेगा कि किसी धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे। आप काम क्यों करेंगे? क्यों नहीं, हमारे सपने में तो आएंगे। मेरे सपने में नहीं आएंगे तो किसके सपने में आएंगे? और मैं जरूर देखता हूं कि भगवान राम का आशीर्वाद हम पर है, भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद हम पर है। पर सपने में वो आते हैं अखिलेश जी के। अखिलेश जी को तो कोसने के लिए जाएंगे भगवान कृष्ण। बोलेंगे कि वे कैसे निकम्मे थे कि सरकार बनाने का पूरा अवसर दिया, एक बार नहीं 4 बार दिया, और एक बार तो फुल मेजोरिटी की सरकार देती थी। सबसे पहला दंगा उसी मथुरा से इन्होंने कोसी कला से शुरू किया था। प्रदेश में पहले दंगे की शुरुआत कहां से होती है? इनकी सरकार बनने के ठीक 1 महीने के बाद पहला दंगा होता है, यानी 1 महीने के अंदर ही शुरू होता है कोसी कला से। और जब सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा था उस समय भी इनकी दंगा, अंतिम जो दंगा हुआ था इनका मथुरा में ही हुआ था, जवाहर बाग की घटना। तो भगवान कृष्ण तो उनको कोसने के लिए जाएंगे। वो जो तस्वीरें थी जहां पर साड़ी छीन ली गई, कपड़े फाड़ दिए गए, ऐसा नजारा, ऐसे दृश्य लोकतंत्र में किसी ने नहीं देखे होंगे। और जब कभी भी किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुई है उनको सजा मिली है। और इस बार जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में लूट हुई, बेईमानी हुई, लोकतंत्र में जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को साफ करने के लिए। आपने महाभारत को छेड़कर इस इंटरव्यू की शुरुआत की है, तो बीजेपी कह रही है अब की बारी बांके बिहारी, और आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी आपके सपने में आ रहे हैं। ये पूरे 5 साल आए थे या अभी चुनाव के टाइम आने लगे हैं? और क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? भारतीय जनता पार्टी वाले ये भी समझ लें कि इस बार जनता राधे राधे कहने वाली है उनको, और वो जाने वाले हैं। आप काम क्यों करेंगे? काम क्यों करेंगी? उस मोहल्ले में क्या आप सड़कें बनवाएंगी, आप पानी दिलवाएंगी, आप बिजली दिलवाएंगी, आप समस्याओं का हल करने की कोशिश करेंगी? जब कोई आपत्ति आएगी तो आप क्या उस जनता के पास जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि अंत में मुझे धर्म का मुद्दा उठाना है, जाति का मुद्दा उठाना है, सांप्रदायिकता करानी है या जातिवाद कराना है, और उसके आधार पर मुझे वोट मिलेगा।
बात अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की करेंगे। चन्नी ने चंडीगढ़ में कल अपना काफिला रुकवाकर हादसे के एक पीड़ित की मदद की। एक बाइक सवार फिसल जाने की वजह से घायल हो गया था। उसी वक्त सीएम चन्नी वहां पर पहुंचे। उनका काफिला सेक्टर 36 से गुजर रहा था। चन्नी ने काफिला रुकवाकर युवक की मदद की। उन्होंने अपनी एम्बुलेंस भी घायल युवक की मदद के लिए लगवा दी। सीएम ने खुद युवक को अपने हाथ से सहारा देकर खड़ा किया और हालचाल जाना। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर चन्नी इस वक्त सुर्खियों में है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस चूक की जांच को लेकर कमेटी गठित की है। आज तक से खास बातचीत में चन्नी ने इसका स्वागत किया है। ये अच्छा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो हाई कोर्ट सिस्टम है साथ जोड़ा हुआ, ये अच्छा है, नहीं तो डिक्टेटरशिप हो जाती है। मोदी जी डिक्टेटर बनकर दिखाना चाहते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी यहाँ हैं। तो उन्होंने उनकी और हमारी दोनों कमेटियां बंद करके अपना सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जो इंक्वायरी करानी है, अच्छी बात है, भी वेलकम करते हैं हम लोग। और जिस तरीके से मोदी जी ने इस चीज को चुनावी फायदे लेने के लिए और बिना कारण बोला कि जी कोई खतरा ही नहीं था, तो बोला कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं और अब आगे क्या पाठ करा रहे हैं, तो ये जो स्टंट हैं ये ज्यादा नहीं चलते हैं। नकली केजरीवाल मुझे बनने की क्या जरूरत है। पहले वो कहता था कि जी ये नकली आम आदमी है, तो मैंने पूछा यार नकली आम आदमी है तो क्या गांव का जीवन देखा है तुमने? कैसे भैंस को उसका दूध लेते हैं देखा है? कैसे ये जैसे ये मंजा पड़ा है इसको कैसे बुनते हैं? कैसे गुल्ली डंडा खेला जाता है पंजाब में? कैसे पिट्ठू खेला जाता है? कैसे बांदर किली खेलते हैं? इसको क्या पता है पंजाब का? कैसे खेती होती है? कैसे बरसीन काटते हैं? कैसे ये लोग तो यहाँ आकर बाहर से आकर राज करना चाहते हैं। हवा में डगमगाते एयरप्लेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो के साथ कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया में मुसाफिरों का एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। हमारी जांच में क्या सामने आया, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हवा में डगमगाते एयरप्लेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के साथ कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया में मुसाफिरों का एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। 37 सेकंड की इस वीडियो में अपना कंट्रोल खो चुके एक हवाई जहाज को किसी रनवे पर लैंड करते देखा जा सकता है। लैंडिंग के दौरान प्लेन का आगे का हिस्सा रनवे से टकराता हुआ दिख रहा है। टकराने के बाद प्लेन से धुआं निकलने लगता है, लेकिन किसी तरह जहाज संभल जाता है। प्लेन पर गरुड़ इंडोनेशिया लिखा हुआ है। गरुड़ इंडोनेशिया की एक एयरलाइन का नाम है। वीडियो के साथ एक यूजर ने कैप्शन में लिखा है, इंडोनेशिया का जहाज मुसाफिर के साथ बाल बाल बचा, अल्लाह का शुक्र है। इसी कैप्शन को लिखते हुए फेसबुक और ट्विटर पर कई लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं। हमारी जांच में सामने आया कि यह किसी असली प्लेन क्रैश का वीडियो नहीं है। इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया गया है। कुछ लोगों ने वीडियो के साथ किए गए दावे का खंडन करते हुए कमेंट सेक्शन में एक YouTube वीडियो का लिंक डाला था। यह वीडियो बॉब बीबून नाम का एक वेरीफाइड YouTube चैनल का था। इस चैनल पर वीडियो 2 मई 2020 को अपलोड किया गया था। इसमें 5 मिनट 41 सेकंड के बाद वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखा जा सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यह वीडियो असली नहीं है। यह एक फ्लाइट सिमुलेशन है, यानी कि कंप्यूटर द्वारा फ्लाइट लैंडिंग की बनाई गई एक नकल। इसे एक्सप्लेन 11 नाम के एक फ्लाइट सिमुलेटर सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया गया है। इस वीडियो के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि कैसे नशे की हालत में एक पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। इस YouTube पेज पर वायरल वीडियो जैसे फ्लाइट सिमुलेशन के कई और भी वीडियोस देखे जा सकते हैं। इस तरह यह साबित हो जाता है कि एक सॉफ्टवेयर की मदद से बनाए गए वीडियो को असली घटना का बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है।